अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करता हूँ कि सारे खैर आफियत से होंगे। तो आज एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स के जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड में आए आ चुके हैं या मज़ीद आने के उनके चांसेस हैं, उन सबको जो है मैंने इस वीडियो में कवर किया है और उनके जो है वो एप्रोप्रिएट आंसर्स भी बताने की कोशिश की है। और इसमें जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक को जो है वो मैंने फॉलो किया है, यानी मैक्सिमम आंसर्स उसी में से ही बताए हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो को आपने एंड तक देखना है, उम्मीद है वीडियो जो है इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें बताया गया है कि एंजाइम्स क्या हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 में डिफाइन एंजाइम एंड गिव एग्जांपल। तो एंजाइम की डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक में लिखी हुई है 37 पेज पे, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर भी मौजूद है। अगर आपको वो नहीं समझ आ रही तो आप मैं बोल रहा हूँ, आप इसको भी लिख सकते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट which speed up the rate of chemical reaction remain unchanged at the end of chemical reaction। यानी कि ये बायो कैटलिस्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन को तेज करता है और चेंज नहीं होता एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी जैसा आया था वैसा ही ये दोबारा रहता है एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं पेप्सिन एंजाइम की, बड़ी अच्छी एग्जांपल आपकी बुक पर भी मौजूद है। ये पेप्सिन एंजाइम बेसिकली पेप्सिनोजिन की इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है स्टमक के अंदर, और जैसे ही हम प्रोटीन वाली फूड खाते हैं तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ HCl, और प्रोटीन फूड को डाइजेस्ट करता है और उसके बाद फिर ये इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन एक्टिव साइट एंड हाउ इट बिकम्स ब्लॉक। एक्टिव साइट क्या है और ये कैसे ब्लॉक होती है। तो पेज नंबर 39 पे इसकी डेफिनेशन मौजूद है। एन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू अ डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एक्टिव साइट। ये इसकी डेफिनेशन वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब ये जो ब्लॉक कैसे होती है, तो ये ब्लॉक होती है, एक तो तब ये ब्लॉक होती है जब इसके ऊपर जो है वो कोई इनहिबिटर आके अटैच हो जाए, यानी एंजाइम की एक्टिव साइट पे कोई इनहिबिटर आके अटैच हो जाएगा तो ये ब्लॉक हो जाएगी। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि जब एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है तब भी ये ब्लॉक हो जाती है। अब एंजाइम के डीनेचर होने की दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि उसकी पीएच ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। दूसरा, उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है या जो है वो कम हो जाता है, उस वजह से ये ब्लॉक हो जाती है। तो ये दोनों वजूहात आप लिख सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। तो इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 38 पर मौजूद है। थर्ड लाइन के अंदर, एन एंजाइम विद इट्स को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव इज कॉल्ड एपो एंजाइम। अगर एक एंजाइम में से को एंजाइम भी निकाल दिया जाए और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी निकाल दिया जाए तो ये पीछे बच जाएगा एपो एंजाइम। अब याद रखिएगा कि एपो एंजाइम जो है ये प्रोटीन कंपोनेंट ही होता है एंजाइम का, लेकिन ये इनएक्टिव होता है और ये बाउंड नहीं करता कोफैक्टर के साथ। जबकि होलो एंजाइम जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, लेकिन इसके साथ जो है वो कोफैक्टर अटैच होता है। याद रखिएगा, एपो एंजाइम के साथ कोई कोफैक्टर अटैच नहीं होता और ये इनएक्टिव होता है। ये इसका फ़र्क है मेजर। जबकि होलो एंजाइम के साथ जो है वो कोफैक्टर अटैच होता है और ये एक्टिव फॉर्म के अंदर पाया जाता है। और आप इसकी होलो एंजाइम की एग्जांपल भी लिख सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अगर हम होलो एंजाइम में से भी कोफैक्टर को निकाल देंगे तो ये भी एपो एंजाइम बन जाएगा, यानी कि ये भी जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, ये भी वर्क नहीं करेगा। होलो एंजाइम काम ही तब करता है जब इसके साथ जो है वो क्या होता है, कोफैक्टर होता है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट का बना होता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, डिफरेंस बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को एंजाइम। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो बुक पर मौजूद है पेज नंबर 37 के लास्ट पे, कि अगर नॉन प्रोटीन पार्ट कोवलेंटली बॉन्डेड है तो इसे हम कह देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर
नॉन प्रोटीन जो है वो लूजली अटैच्ड है, नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच्ड है, तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम कह देंगे कोएंजाइम। और इसकी एग्जांपल जो आपकी बुक पर मौजूद नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि प्रोस्थेटिक ग्रुप की जो एग्जांपल है वो है फ्लेविन, और जो कोएंजाइम की एग्जांपल है इसके अंदर आप लिख सकते हैं NAD और FAD। ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था। NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FAD से मुराद फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये आप एग्जांपल इधर कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर। तो याद रखिएगा कि एक्टिवेटर जो है वो वाला सब्सटेंस होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। दैट सब्सटेंस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिवेटर। और इनहिबिटर वो वाला सब्सटेंस होता है जो कि केमिकली एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है या स्टॉप कर देता है। तो इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक्टिवेटर की एग्जांपल मेटल आयंस, कोएंजाइम्स वगैरह, और इनहिबिटर की एग्जांपल आप ले सकते हैं पॉइजन, साइनाइड्स और एंटीबायोटिक्स वगैरह। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोफैक्टर, हाउ इट एक्ट्स एज अ ब्रिज। तो कोफैक्टर की डेफिनेशन पेज नंबर 37 पे थर्ड पैराग्राफ के अंदर मौजूद है। सम एंजाइम्स कंसिस्ट solely of proteins, others also have a non protein part known as cofactor। कहता है कि कुछ एंजाइम्स जो है वो थोड़ी सी प्रोटीन पार्ट के बने होते हैं और बाकी जो है इनका वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, तो इसे हम कहते हैं कोफैक्टर। और इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं मेटल आयंस वगैरह। अच्छा जी, कहता है कि कैसे ये जो है वो एक्ट करता है एज अ ब्रिज। और याद रखिएगा कि ये ब्रिज के तौर पर इस तरह से एक्ट करता है कि कोफैक्टर जो है वो एंजाइम की प्रॉपर एक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात, दूसरे नंबर पे ये है कि ये ब्रिज के तौर पर एक्ट करता है बिटवीन एंजाइम और इट्स सबस्ट्रेट। साथ में जो है वो, और ये केमिकल रिएक्शंस के अंदर एज अ कैटलिस्ट भी एक्ट करता है। एक तो ब्रिज के तौर पर एक्ट करता है, दूसरे नंबर पे ये एज अ कैटलिस्ट जो है वो एक्ट करता है, कैटालाइसिस के तौर पर कैटालाइज करता है रिएक्शन को। समझने का जो नॉर्मल फंक्शन है ना एंजाइम का, कोफैक्टर के साथ वो मजीद बढ़ जाता है, नॉर्मल में उससे मजीद बढ़ जाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफ फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। तो इसका जो है वो एक डायग्राम सी बनी हुई है पेज नंबर 39 के ऊपर, इस क्वेश्चन के आंसर की एक्टिव साइट के बिल्कुल ऊपर। इसके अंदर जो है वो आपको दिखाया गया कि इनिशियल सबस्ट्रेट जो है वो ए के ऊपर मौजूद है, उसके बाद आगे बी है, फिर सी है, फिर डी है, और लास्ट पे जो है वो ई है। ई वाला जो है वो दोबारा एंजाइम 1 पे आ रहा है। इसका क्या मतलब है? और जो ए वाला है वो एंजाइम नंबर 4 पर जा रहा है। तो इसमें जो है वो बताया ये गया है कि याद रखिएगा कि जो इनिशियल सबस्ट्रेट एक्ट कर रहा है एंजाइम नंबर 1 के ऊपर, जिससे प्रोडक्ट बन रही है बी, फिर एंड जो बी प्रोडक्ट है वो ये एक एज अ एक्ट कर रही है सबस्ट्रेट, और इससे प्रोडक्ट बन रही है आगे सी। यानी इस बात का मतलब ये है कि जो ए सबस्ट्रेट है वो यहाँ पे सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट कर रहा है, और बी जो है वो प्रोडक्ट बन रही है, लेकिन बी जो है बाद में वो एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करेगा और सी जो है वो प्रोडक्ट बनेगी। सी जो है फिर वो तीसरे एंजाइम के लिए एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करेगा और चौथे एंजाइम यानी कि डी की क्या बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी। यानी कि पहला एंजाइम दूसरे के लिए सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट करेगा और दूसरा जो है वो तीसरे के लिए सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट करेगा। लेकिन याद रखिएगा एंजाइम नंबर 1 के लिए बी जो है वो प्रोडक्ट है, और एंजाइम नंबर 2 के लिए बी जो है वो क्या है, सबस्ट्रेट है। अगर इस बात की समझ ना आए तो मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। यानी कि हर पहले वाला एंजाइम दूसरे वाले के लिए सबस्ट्रेट है, और हर दूसरे वाला एंजाइम तीसरे वाले के लिए सबस्ट्रेट है, लेकिन पहले वाले के लिए क्या है, वो है प्रोडक्ट है। यही यहाँ पे बताया गया। जी आगे क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। तो
ऑप्टिमम टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो एंजाइम है अपनी मैक्सिमम जो है वो परफॉर्मेंस परफॉर्म करता है। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और इंसान इसकी मिसाल आप दे सकते हैं कि इंसान का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके ऊपर जो है वो एंजाइम एक्टिविटी हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 41 के ऊपर टेम्परेचर वाले टॉपिक के अंदर। ऑल एंजाइम्स कैन वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, और साथ ही एग्जांपल दी गई है 37 डिग्री सेंटीग्रेड की। आगे ऑप्टिमम पीएच की अगर बात करें तो इसकी भी जो है वो एग्जाम्पल और डेफिनेशन लिखी गई है पेज नंबर 42 के ऊपर। साथ में अगर बहुत अच्छा होगा अगर आप दोनों का ग्राफ बना कर शो कर देंगे तो एवरी एंजाइम फंक्शंस मोस्ट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ओवर अ नैरो रेंज ऑफ पीएच, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा नैरो रेंज ऑफ पीएच के अंदर जो रह के हर एंजाइम जो अपना फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अगर इसमें ज़्यादा चेंज आएगा पीएच का तो बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो समझ लें कि नैरो रेंज के अंदर, यानी फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर पेप्सिन एंजाइम की जो पीएच है वो 2 है, तो समझ लें कि अगर इसके बिल्कुल करीब करीब जो है वो माइनर फ़र्क के साथ ये इतना ही पीएच पे जो है ना वो इफेक्टिवली काम करेगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा 1-2 पॉइंट का ज़्यादा ऊपर नीचे चला जाएगा तो ये इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। और अगर ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा तो समझ लें कि एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि लॉक एंड की मॉडल को जो है वो किसने पेश किया, वो किया जी एम एल फिस्चर ने 1890 के अंदर, और जो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल को जो है वो कोशलैंड ने 1959 के अंदर जो है वो पेश किया। लॉक एंड की मॉडल जो है वो बाद में रिजेक्ट हो गया था। और लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो है वो कहता है कि स्पेसिफिक की जो है जिस तरह ओपन कर सकते हैं स्पेसिफिक लॉक को, इसी तरह जो है हर एंजाइम के लिए जो है वो उसका स्पेसिफिक जो है वो सबस्ट्रेट है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। और इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंदर उन्होंने बताया कि कहता है जब एक सबस्ट्रेट कंबाइन करता है एंजाइम के साथ तो ये एंजाइम के अंदर चेंजेस पैदा कर देता है, यानी कि ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को इस काबिल बना देता है कि वो इसके अंदर चेंज पैदा कर ले, इसके अंदर जो है वो लचक पैदा कर सके, और एक्टिव साइड एंजाइम के ऊपर जो होती है वहाँ पे सबस्ट्रेट अपने आप को पूरी तरह फिट कर सके। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक जो है वो सबस्ट्रेट जो है वो या जो एंजाइम जो है आपस में जब मिलते हैं तो एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को वैसा बना सकता है जैसा सबस्ट्रेट उसका होता है, थोड़े से फ़र्क के साथ। ये है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। जबकि लॉक एंड की मॉडल के अंदर ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। उसने कहा था कि स्पेसिफिक जो है वो अगर लॉक जैसा है वैसा ही जो है वो समझ लें कि जैसी की है वैसा ही लॉक होगा तो खुलेगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे उसने बताया गया कि माइनर चेंज के साथ जो है वो इंड्यूस फिट मॉडल के अंदर जो है वो माइनर चेंज जो है वो आ सकता है एक्टिव साइट के अंदर, और वहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो आ सकता है, फिट बैठ सकता है, और फिर ये अपना फंक्शन या परफॉर्म कर सकते हैं, यानी फाइनल प्रोडक्ट बन सकती है। जी अगला सवाल है जी, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसका जवाब जो है वो आपके पास 43 पेज पर मौजूद है, लेकिन डिफरेंस पूछने का मकसद ये था कि इसमें जो है वो दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो है ये आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव जो है ये रिवर्सिबल इनहिबिटर की टाइप्स हैं दोनों। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर बेसिकली होता ये है कि जो हमारा इनहिबिटर होता है ना, इसकी जो शक्ल है स्ट्रक्चरली जो है ना ये बिल्कुल सेम होता है सबस्ट्रेट की तरह। तो इसमें जो है ना एंजाइम धोखा खा जाता है और एंजाइम समझता है कि ये मेरा सबस्ट्रेट है, जबकि वो होता है इनहिबिटर है। तो वो एंजाइम के साथ जाके एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाती है और वो प्रोडक्ट नहीं बन पाती। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर ऐसा नहीं होता, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी बिल्कुल नहीं होती, बल्कि समझ लें कि ज़बरदस्ती जो है वो इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट के ऊपर जाके लग जाता है, अगरचे फिट में नहीं बैठता, बिल्कुल ऊपर जाके लग जाता है और एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जेन्युइन जो है वो सबस्ट्रेट लग नहीं पाता और फिर क्या होता है, प्रोडक्ट बनती नहीं है। कॉम्पिटिटिव में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ इनहिबिटर की, इस वजह से वो एंजाइम धोखा खाता है। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं होती। ये आप एक फ़र्क लिख सकते हैं। और ये ज़बरदस्ती जो है वो अटैच करता है
एक्टिव साइट को ब्लॉक करने के लिए। और याद रखिएगा दोनों का जो फाइनल रिजल्ट यही है कि एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाती है और प्रोडक्ट नहीं बनती। और नॉन कॉम्पिटिटिव जो है ये अल्टर कर देता है सबस्ट्रेट की शेप को, ये भी एक बात याद रखिएगा। जब ये अल्टर कर देगा तो कैटालाइसिस जो है वो होगी नहीं, और जब कैटालाइसिस नहीं होगी तो रिएक्शन भी नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर। तो पहला फ़र्क इसका ये है कि रिवर्सिबल जो है वो इसके अंदर वीक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यानी एंजाइम का और इनहिबिटर का वीक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जबकि इरिवर्सिबल के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनता है एंजाइम का और इनहिबिटर का। और इरिवर्सिबल के अंदर जो है ये डिस्ट्रॉय कर देता है उसके ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को एंजाइम के, जबकि रिवर्सिबल के अंदर ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करता। और जब ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, एक बात तो ये, दूसरे नंबर पे इरिवर्सिबल के अंदर जो है ये एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, जबकि रिवर्सिबल के अंदर एक्टिव साइट को ब्लॉक नहीं किया जाता। जबकि रिवर्सिबल के अंदर सिर्फ जो है वो सबस्ट्रेट के इफेक्ट को जो है वो कंप्लीटली और पार्शली जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है बस। ये इसमें कॉमन जो फ़र्क है, इसके दो तीन फ़र्क इसमें कॉमन है। पहला तो वीक और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड का, दूसरे नंबर पे एक डिस्ट्रॉय कर देता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को और एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। रिवर्सिबल जो है वो ना वो ब्लॉक करता है ना वो डिस्ट्रॉय करता है, बल्कि न्यूट्रलाइज कर देता है सबस्ट्रेट के इफेक्ट को कंप्लीटली या पार्शियली। ये मेजर फ़र्क है और ये अक्सर आ जाता है बोर्ड के अंदर। अगला सवाल, हाउ एंजाइम्स कैन बी डीनेचर्ड। जी, शो बाय ग्राफ। तो याद रखिएगा कि एंजाइम जो है वो डीनेचर कब होता है, जब एंजाइम की जो है वो पीएच बढ़ा दी जाए या उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। तो जैसे ही टेम्परेचर एंजाइम का बढ़ जाता है तो वो डीनेचर हो जाता है। इसका जवाब जो है वो पेज नंबर 41 पे टेम्परेचर वाले टॉपिक में मौजूद है। इसकी रीज़न भी बताई गई है कि वो डीनेचर होता क्यों है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स की जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो रैपिडली मूव करते हैं। रैपिडली मूव करने की वजह से कोलाइड करते हैं, कोलायन करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसके नतीजे में जो है वो उनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो जाता है। और जब उनका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है तो वो खुद ब खुद डीनेचर्ड हो जाते हैं। इसको आप ग्राफ से शो कर सकते हैं। इसका ग्राफ पेज नंबर 42 पे बना हुआ है। आगे बात करें जी, हाउ एंजाइम्स कैन बी रीच्ड एट सैचुरेशन पोजीशन शोड बाय ग्राफ। तो इसका जवाब जो है वो आपके पास मौजूद है पेज नंबर 40 के ऊपर। जी, एंजाइम जो है वो सैचुरेशन पोजीशन पर तब पहुंचते हैं जब तमाम एक्टिव साइट्स जो हैं वो पूरी हो जाती हैं, यानी कि तमाम सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर आके लग जाते हैं। तो नो मोर एक्टिव साइट इज़ अवेलेबल फॉर द सबस्ट्रेट अटैचमेंट। तो इसे हम कह देते हैं सैचुरेशन पोजीशन। इसके अंदर जो है याद रखिएगा, ना तो एंजाइम का स्ट्रक्चर तबाह होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ना वो ब्लॉक होता है। सिर्फ क्या हो जाता है कि उसकी जो एंजाइम का जो रिएक्शन रेट है वो एक हद तक बढ़ता है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। ना वो कम होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है, बल्कि एक स्पीड तक चलता रहता है। ये सैचुरेशन का की वजह से है। डीनेचुरेशन में ग्लोबुलर स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, याद रखिएगा। जबकि सैचुरेशन के अंदर एक्टिव साइट्स पूरी होने की वजह से जितना मैक्सिमम रेट होता है टेम्परेचर उसका एंजाइम का वो बढ़ता है, उसके बाद एक नॉर्मल रेंज पे वो चलता रहता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो भी मैं मैक्सिमम एक्सप्लेन कर सकता था अच्छे अंदाज में वो मैंने किया। जिस सवाल की आपको समझ नहीं आएगी मज़ीद कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब जो है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा दूंगा लाजमी। और जो मज़ीद आपको लगता है कि क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो भी काइंडली बताइएगा, उनका जवाब भी दूंगा मैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासिर हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।